दोस्तों स्वागत है आपका फेलियर स्टॉक में। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा आपसे अपने अचीवमेंट्स के बारे में। हाउ आई क्लियर्ड प्रीलिम्स एवरी टाइम। क्या मैं इस बारे में बात करूंगा? नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा हाउ आई फेल्ड मेंस एवरी टाइम। मैंने 3 आउट ऑफ 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे। 16, 17, 18 टाइम था। प्रीलिम्स उस टाइम भी डिफ़िकल्ट होता था। आज थोड़ा और डिफ़िकल्ट है, किसी और वे में डिफ़िकल्ट है, उस टाइम पे किसी और वे में डिफ़िकल्ट था। यूपीएससी का प्रीलिम्स कभी भी किसी भी ज़माने में इजी नहीं था, चाहे वो 80s का टाइम ही क्यों ना हो। अदरवाइज़ आपके बाप दादे चाचे ताऊ फूफे मौसे जो भी हैं वो आईएएस बने बैठे होते। तो ये तो खैर डिबेट ही नहीं है कि प्रीलिम्स कभी भी इजी होता था। लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। हाउ आई क्लियर्ड प्रीलिम्स एवरी टाइम बहुत बार बात की और मेरे ऐसे बहुत लोगों ने बात की। मैंने तो 3 ही प्रीलिम्स दिए हैं, बाकी प्रीलिम्स छोड़ दिए। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ, परमाणु वैज्ञानिक। अब हम ये बात करेंगे कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ज़रूरत क्या पड़ी यूपीएससी देने की, उसकी भी बात करेंगे। एंड उसके बाद भी कैसे फेल हो गए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना बहुत ज़रूरी है? यूट्यूब पे आपको इस तरह के लेक्चर्स दिखेंगे, सिनॉप्सिस पे भी दिखेंगे कि किसी बंदे ने 5 आउट ऑफ 6 5 प्रीलिम्स कैसे निकाले। तो लोग जानने में, जैसे ये स्टूडेंट हैं राइट, तो ये जानने में इंटरेस्टेड है वाई पीपल लाइक यू कुड क्लियर प्रीलिम्स इजिली बट गेट स्टक इन मेंस। आप मेंस में क्यों बार बार फेल हो जाते हो? ऐसा क्या है मेंस एग्ज़ाम में जो आपके लिए हार्ड बनाता है? प्लीज़ रिप्लाई एज आई वॉन्ट टू नो द रीज़न। एंड इस कमेंट के रिप्लाई में ये पूरी फेलियर स्टॉक है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ राइट। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे सक्सेस है क्या यूपीएससी में। और ऐसा नहीं कि ये पहला पर्सन है। सिनॉप्सिस पे ऐसे शुभम सर पढ़ाते हैं, 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स निकाले। राहुल शर्मा सर 6 आउट ऑफ 6। राखी मैम 6 मेंस दे चुकी है। अर्पित, आई थिंक अर्पित या अर्चित सर हैं, उन्होंने 6 मेंस दिए हैं। जयेंद्र सर 4 आउट ऑफ 4। जितने लोग हैं सिनॉप्सिस पे फैकल्टी, आशीर्वाद सर शायद 5 या 6 मेंस इंटरव्यू तक जा चुके हैं। ये सिनॉप्सिस पर है और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरे मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं। तो सबसे पहली बात है, यूपीएससी में हम सक्सेस चाहते हैं। इस लेक्चर में मैं बात क्या करने वाला हूँ, सक्सेस क्या है यूपीएससी राइट। इस एग्जाम में सक्सेस है क्या, डेफिनेशन क्या है। फिर एक कहानी चली है, नौकरी तो एक ही है, बाकी सब तो नौकरियां हैं। कैसे सोशल मीडिया कैसे इस पूरे लैंडस्केप को चेंज करने वाली है, क्यों हमारे मेंस में कम मार्क्स आते हैं, या फिर जो डिज़ायर्ड मार्क्स नहीं है, मान लो रैंक आ गई, उसकी हम बात करेंगे। जोन ऑफ डेंजर एंड गैस लाइटिंग की बात करेंगे, क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप मेंस में परेशान होते हो। हम बात करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स की, 1000 मार्क्स वर्सेस 500 मार्क्स। और मैं बहुत ही सिंपल ईजी क्वेश्चन लास्ट 3 सालों के यूपीएससी के GS1 का क्वेश्चन नंबर 1 वही पूछने वाला हूँ मैं आपसे। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो मेंस के लिए। नहीं, फिर जब हम बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो उसका डार्क लूप क्या है, फिर क्या फाइनली आप कोई डिसीजन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो राइट। इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर सक्सेस क्या है यूपीएससी में। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ सक्सेस के बहुत ब्रॉड मीनिंग है, सक्सेस डिफाइंड ही नहीं है। तो जैसे मैं अपनी बात बताऊं आपको, 3 आउट ऑफ 3 मेंस निकाल लिए, सॉरी प्री निकाल लिए। ये मेरी मार्कशीट है। ऑप्शनल में 300 दिख रहे हैं, 270 दिख रहे हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट एस में नंबर देखो इसके आसपास है। लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, या फिर स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग ये वीडियो है, उसमें जाके देख लेना, बहुत डिटेल में बात की है। जीएस में आप देखो नंबर यहाँ पर गड्ढा लगा हुआ है। GS4 में शायद सेकेंड अटेम्प्ट में उस साल के AIR 1 से ज़्यादा नंबर हैं। यहाँ पर 175 प्लस नंबर हैं। पेपर 1 में ऑप्शनल इस साल भी बहुत बढ़िया नंबर है, फिर भी फेलियर है। क्यों फेलियर है राइट, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, कहाँ चूक हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यूपीएससी में सक्सेस के मायने क्या हैं। और मैं आपसे ना वो 3 क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट 3 साल के GS1 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको गेज करना, एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये, अगर आपको गेज करना है कि आप मेंस निकाल पाएंगे या नहीं, या कंफर्टेबली निकाल पाएंगे या नहीं, उन 3 क्वेश्चन के अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो 100% आप मेंस निकाल रहे हो, प्लस अच्छी रैंक से निकाल रहे हो। अगर नहीं उनके आंसर कर पा रहे हो, डिफ़िकल्टी आ रही है, तो फिर समझ लेना जिस लेवल की डिफ़िकल्टी आ रही है वहीं पर आप फेल हो रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सक्सेस इन यूपीएससी। अगर टाइटल के थंबनेल पे ये लिखा है हाउ आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स 6 आउट ऑफ 6 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, सक्सेस है। बट उसे हम फेल माने या पास माने। दूसरा, प्री निकाल के कहाँ गए आप, मेंस में गए। मेंस में हो सकता है आप फेल हो जाओ, पास हो जाओ। मेंस में पास हो गए, अगर फेल हो गए तो वापस प्री देना है, पास हो गए तो इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू में फेल हो गए तो वापस प्री में आना है। अब सक्सेसफुल भी हो गए, जो लोग इंटरव्यू में सक्सेसफुल भी हो गए, फिर भी बहुत से लोगों के लिए सक्सेस नहीं है। क्या रीज़न है?
यूपीएससी में 2 ही ऐसे एग्ज़ाम हैं, आईएएस और आईएफएस, फॉरेन सर्विसेज। आईएफएस एक अलग एग्ज़ाम है, हम सीएससी की बात कर रहे हैं। अगर आपने ये 2 रैंक्स ली हैं तो आप दोबारा अपीयर नहीं हो सकते। इसके अलावा हर पर्सन जो आईएएस या आईएफएस नहीं बना, वो एक आरजू रखता है, कामना रखता है कि मैं रैंक इंप्रूवमेंट के लिए फिर से बैठूंगा। मतलब वापस से आप इस लूप में फंस गए। किसी की अगर 170 रैंक है और आईएएस नहीं मिला, किसी की 110 रैंक है, आईएएस नहीं मिला, आईपीएस मिला, तो भी आप बैठे हो, भाई मुझे आईपीएस बना दो तो मैं तो सबसे पहले बगल वालों के डंडे डंडे लगाऊं। मतलब बहुत सारे आईपीएस बनने वालों की दिली आरजू यही होती है, लेकिन जब जाते हैं उन्हें समझ में आता है कि सर्विस में डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे पास होने के बाद भी, सक्सेस मिलने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। इसके बाद भी हालांकि और चीज़ है कि कैडर नहीं मिला, राइट, या मनपसंद शादी नहीं हो रही है, वो और भी फेलियर है। एक और इशू आता है, मान लो आप टॉप 100 में आ गए, ये तो ड्रीम रैंक है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो रियलिस्टिक वे में आपके सामने आएगा। बहुत लोग कहेंगे आपकी सपोज 98 रैंक आई, ये एक 2 साल पहले का एक रियल केस है जो मैं जानता हूँ। एक पर्सन की आई थिंक 98 या 99 रैंक, कुछ 101 रैंक थी जो आई। अब उनका इशू ये है कि अगर 101 रैंक पे आईएएस मिल गया तो हो सकता है मैं आईएएस नागालैंड पहुँच जाऊँ। और 102 पे अगर आईपीएस मिला तो हो सकता है मुझे आईपीएस यूपी होम टाउन मिल जाए। तो ये भी इश्यूज आते हैं। इसके बाद बहुत सारे आपको देखा होगा आपने एकेडमी में, शादियां लोग क्यों करते हैं। फिर एक चीज़ चलती है, चलो पहले ये बात करते हैं आईएएस की नौकरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको एक सर हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे उन्होंने ज्ञान दिया है कि नौकरी तो एक ही है, बाकी सब तो नौकरियां हैं। कैसे, मतलब ये इस्टेब्लिश किसने किया, कैसे, इसका लॉजिक क्या है। दुनिया में ऐसा क्या है कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक क्लर्क की नौकरी, या हेड क्लर्क जो आईएएस है, आईएएस की नौकरी करनी है, या एक आईएएस ऑफिसर को क्यों स्पेस साइंटिस्ट नहीं बनना। मैं छोटे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आप ये मत समझना मैं आईएएस को एक हेड क्लर्क कह दिया। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को आप हेड इंजीनियर नहीं कह सकते, एक स्पेस साइंटिस्ट को आप हेड इंजीनियर या हेड क्लर्क नहीं कह सकते। एक आईआरएस ऑफिसर क्यों इंडिया में मिसाइल मैन बनना एस्पायर नहीं करता, या फिर मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, काम मैंने इनके लिए भी किया है, काम इनके लिए भी किया है। या फिर एक आईएएस आईआरएस वगैरह छोड़ दो जो रेलवे आईआरपीएस में, अकाउंटिंग में पढ़े हैं, पोस्टल सर्विस में। अगर आप मेरा डेफ देखोगे ना, 3rd अटेम्प्ट का डेफ, टॉप 5 प्रायोरिटी में इंडियन पोस्टल सर्विस है मेरी, कि भाई लखनऊ में हजरतगंज में जाके पड़े रहेंगे। तो क्वेश्चन मेरा ये है, नौकरी तो एक ही है, बाकी सब नौकरियां हैं। अब अगर ये सब नौकरियां हैं, आईएएस चलो मान लेते हैं कि दुनिया में आईएएस एक है, क्या एक आईआरएस ऑफिसर या फिर रेलवे पर्सनल सर्विस या सीएजी में कोई अकाउंटिंग की जॉब कर रहा है, या पोस्टल, वो इन प्रोफाइल से बड़ा है स्पेस साइंटिस्ट या न्यूक्लियर साइंटिस्ट या मिसाइल मैन। डीआरडीओ में आपकी जॉब लग जाती है, एक मिसाइल साइंटिस्ट आप बनते हो तो नहीं। तो ऐसा क्या रीज़न है इसका? अगर आप रियल आंसर ढूंढोगे, पहला गैस लाइटिंग की जाती है। गैस लाइटिंग जो हम गैस को जलाते हैं ना लाइटर पे, उसको गैस लाइटिंग नहीं कहते हैं। गैस लाइटिंग मतलब आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और मास लेवल पे जब ब्रेन वॉश किया जाता है तो उसे हम गैस लाइटिंग कहते हैं। दूसरा ईगो, कि भाई बॉस से झगड़ा हो गया, आईएएस बन के दिखाता हूँ मैं। क्या रियल में पॉसिबल है कि आप आईएएस बन के अपने से सीनियर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है या फिर जो स्पेस साइंटिस्ट है, जो एक जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के डेजिग्नेशन पे है, आप उसका कुछ भी बिगाड़ पाओगे? ईगो होता है, फियर। अब एग्ज़ाम में आ गए, अब मान लो कोई रीज़न है, फेल हो गए, कोई बात है, या फिर लोग क्या कहेंगे, यही सब रीज़न है। मेन रीज़न क्या है? गैस लाइटिंग। इंडिया में इसका क्रेज़ क्यों नहीं? न्यूक्लियर साइंस इसमें जाने का क्रेज़ क्यों नहीं? स्पेस साइंस में जाने का क्रेज़ क्यों नहीं है? मिसाइल मैन, इम्पॉसिबल है कि जो आईआरएस ऑफिसर है वो मिसाइल मैन बन जाए अगर वो एप्टीट्यूड नहीं है तो। इम्पॉसिबल लिटरली। और यहाँ तो एज लिमिट भी 26 है। न्यूक्लियर साइंस के फील्ड में तो देयर इज़ नो रिजर्वेशन, 0 रिजर्वेशन पॉलिसी है। सीधा सा लॉजिक है, अगर हमने रिजर्वेशन के दम पे न्यूक्लियर रिएक्टर में लोगों को ले लिया और फट गया, फिर क्या करेंगे? आने वाले टाइम में सोशल मीडिया का एक बहुत बढ़िया रोल होने वाला है। आप ये मान के चलो कि आईएएस का ऑरा, इस डेजिग्नेशन का ऑरा अगले 5-10 साल और है। आज से 10 साल पहले जो डीएम साहब की कोठी या डीएम बंगला फेमस हुआ करता था, आज नहीं है। रीज़न क्या है? उस टाइम पे आइसोलेशन में होते थे आईएएस ऑफिसर्स, रील्स डालते हुए नहीं दिखते थे। यार ये आईएएस है, यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अपनी इज्जत, जितना ज़्यादा आप समाज के सामने आओगे, आपने आइसोलेशन ब्रेक किया, आपने एक दीवार ब्रेक की, उतने ज़्यादा समाज में आपकी इज्जत घटेगी। और आज के टाइम में रील्स, एंट्री वीडियो तो जाने वाला है। और जब से शार्क टैंक आया,
अब तो ये डिबेट चल रही है कि यूपीएससी में 6 साल इन्वेस्ट करना, टाइम प्लस मनी, इतना अगर हम अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते, या फिर स्टार्टअप छोड़ो हम चाय की दुकान चला लेते 6 साल, तो कितना बड़ा स्टार्टअप बना ले जाते। क्या रियल में वर्थ भी है इस एग्ज़ाम की तैयारी करना? इशू ये है कि आप 21 की एज में इस एग्ज़ाम की साइकिल में घुसते हो, और बहुत सारे लोग ऐसे जो 32 की एज होते होते जनरल कैटेगरी प्लस 36 और 40 के होते हुए रिजर्व्ड कैटेगरी में जाके इस एग्ज़ाम से क्विट करते हैं। आईएएस के अटेम्प्ट्स खत्म हो गए तो चलो आईपीएस के अटेम्प्ट करते हैं। क्यों करना है भाई? ज़िंदगी में इतना टाइम है क्या? ज़िंदगी को अगर आप 3 साइकिल में ब्रेक कर दो, 20-20-20 60 साल की साइकिल है, ठीक है। 60 के बाद तो ग्रेस पीरियड है। मेरे एक बहुत सीनियर फैमिली मेम्बर है, वो यही कहते हैं, 62 उनकी एज है, वो कहते हैं ग्रेस पीरियड है, जितना चल रहा है बढ़िया है। अब इस 20 में तो निकल गए आप, 21 साल तो आईएएस दे ही नहीं सकते। अगले 20 साल, 10 से 20 साल आपने इस एग्ज़ाम के लिए दे दिए, बचा क्या लाइफ में? तो ये समझो कि ये एग्ज़ाम के साथ इशू क्या है। लेकिन ये फिलोसफिकल बातें हैं। आते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन के डिस्कशन पे कि मतलब मेंस में क्या इशू हो जाते हैं, कि क्यों फेल हो जाते हैं मेंस में, या फिर कम मार्क्स क्यों हैं, या फिर अगर रैंक आ गई तो डिज़ायर्ड मार्क्स क्यों नहीं है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे तो हम इसको भी आंसर कर लेंगे, हाउ आई फेल्ड मेंस एवरी टाइम। मैं जेन्युइनली आपको बताना चाह रहा हूँ, और मैं ये चाहूँगा मेरे जैसे लोग जिन्होंने 6 आउट ऑफ 6 प्री निकाले हैं या 5 आउट ऑफ 5 प्री निकाले हैं, आगे आएँ, आगे आके हैशटैग फेलियर सीरीज़ नाम से वीडियो बनाए यूट्यूब पर अपलोड करें। आज के टाइम में लोगों को टॉपर स्टॉक की नीड नहीं है, फेलियर स्टॉक की नीड है। 3 क्वेश्चन पूछते हैं एंड 90% लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ये 3 क्वेश्चन। यूपीएससी का 2022 का GS1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, GS1 का ही 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड GS1 का ही 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आएंगे अभी वापस, क्वेश्चन बस पढ़ देता हूँ। मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर उस टाइम की सोशल लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोच लेना। थोड़ी देर में वापस आएंगे। 2021 का क्वेश्चन था नेचर और भक्ति लिटरेचर। अभी फिलहाल ये 5 नंबर के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, कंट्रीब्यूशन फिलहाल देख लेते हैं बाद में। और रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया आएंगे, समझेंगे। अभी पहले ये समझते हैं ये क्वेश्चन क्यों हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली इस जोन ऑफ डेंजर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर इन्वर्टेड यू कर्व है, लाइफ में यही इन्वर्टेड यू कर्व चलता है, जहाँ पे पॉपुलेशन होती है वाई एक्सिस पर, एंड मार्क्स हो गया, टाइम हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब इधर चलते हैं। मान लो यहाँ पे मार्क्स चल रहे हैं, इस पूरे जो हाफ लाइन है इसके इस तरफ फेलियर है, इसके इस तरफ सक्सेस है। ये फेलियर का जोन है जहाँ क्रॉस है, एंड जो ये लाइन बनी है सक्सेस है। मान लेते हैं लास्ट रैंक 600 है जनरल कैटेगरी में, वो यहाँ है। कट ऑफ अगर आपका 1 नंबर यहाँ है पीछे तो आप फेल हो, 1 नंबर यहाँ है तो आप पास हो। अब ये जोन ऑफ 30 से 40 नंबर ऐसा है जिसे मैं कहूँगा जोन ऑफ डेंजर, खतरे का जोन है। अगर आप इस जोन में हो तो खतरे की घंटी है। आपने देखा होगा कि जिनके 200 के आसपास तक रैंक है, 200 से 600 जो रैंक है, 200, 300, 400, 450, 500, 600, लगभग इस रैंक में 10, 20, 30 हो सकता है 30 नंबर या 20 नंबर में पूरी कहानी खत्म हो जाए। 200 से 50, 60, 70 इस रैंक में थोड़ा गैप ज़्यादा हो सकता है, और हो सकता है AIR 1 और 2 के बीच में ही बहुत बड़ा गैप हो। 1 और 50 के बीच में सिग्निफिकेंट गैप होता है। कई बार हो सकता है AIR 1 इतने आगे हो। टीना डाबी जिस अटेम्प्ट में थी 1 और 2 रैंक में ही बहुत बड़ा गैप था। तो अब कोई बंदा मान लो 300 रैंक है, यहाँ कहीं होगा, 400 रैंक है, यहाँ कहीं होगा, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप इस जोन में हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट, कि आप यहाँ पर फेल हुए थे या फिर आप पास हुए थे, नेगेटिव रिजल्ट था या पॉजिटिव, अगर आप इस जोन में हो, जोन ऑफ डेंजर, जिसमें 30 से 40 मार्क्स मतलब +-20 फ्रॉम कट ऑफ, +-20 मान लो, 25 मान लो, अगर आप यहाँ हो तो या तो आप सिर्फ लकी हो या फिर आप सिर्फ अनलकी हो। आप लकी हो कि आप यहाँ नहीं थे, आप अनलकी हो कि आप सक्सेस वाले जोन में नहीं थे। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि एग्जामिनर आपको 10 नंबर ज़्यादा नहीं दे सकता था, या ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप उसी एग्जामिनर से 10 नंबर कम नहीं पा सकते थे। तो अगर आप इस जोन में हो, पहले तो खुद को वापस से देखो कि मतलब कहाँ गलती थी, कहाँ कमी थी। अब हम आते हैं थोड़ा गैस लाइटिंग क्या है। गैस लाइटिंग की अगर बात करते हैं, देखो एक कहानी चलती है गैस लाइटिंग के नाम पे कि GS4 पहले चलता था ऑप्शनल के 500 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, ऑप्शनल के 500 नंबर इंपॉर्टेंट, तभी तो मैंने मेहनत करके 300 के ऊपर लेके आया। और क्या ले आया मतलब। अब उसके बाद विद टाइम फैशन में GS4 भी आया, ऐसे भी आया, तो एक वो चलता है ना EOE एथिक्स ऑप्शनल ऐसे 1000 नंबर, ये
ये वर्सेस GS 123 के 750 नंबर। मेरा ये मानना है, मैं सिनॉप्सिस को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ यहाँ पर। GS 4 हुआ, SA हुआ, CSET हुआ, या ऐसा फ्यूचर में कोई भी कोर्स आ जाए, वो मनी मेकिंग मशीन्स हैं कोचिंग्स के लिए। आपका फोमो बना रहे हैं, UPSC यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फेल हो रहा है। अगर CSET डिफ़िकल्ट आ रहा है तो ये मान के चलो कि कोचिंग्स का रोल बढ़ रहा है। अब इशू क्या है, GS 4 SA इसकी तैयारी करनी है, कोचिंग ज्वाइन करो, कोचिंग ज्वाइन करो, ऑप्शनल कोचिंग ज्वाइन करो। GS 123 क्यों कोचिंग के लिए कोई ध्यान नहीं देता, क्यों नहीं है, आप बताओ रीज़न। मेंस में फेल हो रहे हैं ना, तो GS 123 में नंबर, मेरे तो भाई कम है GS 123 में नंबर, 80s में नंबर है, बाकी छोड़ो। क्या कोई बुक है GS 1 हिस्ट्री जो मेंस पॉइंट से लिखी गई हो, या सोसाइटी की बुक मेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिखी गई हो, या ज्योग्राफी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हो? क्या NCERT मेंस के लिए बुक है? नहीं है। क्या लक्ष्मीकांत मेंस के लिए बुक है? नहीं है। क्या शंकर PMF ये सब मेंस के लिए बुक है? नहीं है, नॉट एट ऑल। IR की मेंस के लिए कोई बुक नहीं है। जितनी बुक है ना वो मोटी, उतना तो लोग पढ़ते भी नहीं। 600 पेज की बुक लिखी है एक, बहुत बढ़िया बुक है, बट नॉट फॉर मेंस। सोशल जस्टिस की करंट अफेयर्स पे जाते हैं, गवर्नेंस, करंट अफेयर्स। क्या करंट अफेयर्स है, क्या गवर्नेंस? इकोनॉमी, एग्रीकल्चर की एक ही बुक है मार्केट में जो हमने दी है, सिनॉप्सिस ने। अदरवाइज पॉपुलर तो है नहीं अभी तक बुक, तो आप ये मान के चलो कोई बुक नहीं है। साइंस टेक की कोई बुक नहीं है, इनकी कोई बुक नहीं है। हम ही काम कर रहे हैं सिनॉप्सिस में, अदरवाइज कोई काम भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेंस का मार्केट नहीं है। आप मुझसे पूछो, प्रीलिम्स में अगर 10 एनरोलमेंट होते तो मेंस में 1 एनरोलमेंट होता है, वो भी कई बार कहेगा डिस्काउंट दे दो। तो ये मोटिवेशन कोचिंग के सामने आते ही नहीं है, इंटीग्रेटेड ही तैयारियां लोग कराते हैं, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 1000 नंबर तो फिलहाल छोड़ देते हैं, ऑप्शनल के 500 वर्सेस GS के 1000 मार्क्स अगर मैं तौलूं तो हम कहते हैं 500 नंबर ऑप्शनल के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है। बट क्या ये सच है? 1000 नंबर 500 से तो बड़े हैं, ये तो मैथमेटिक्स है। अगर आप 1000 में बेटर कर जाते हो तो 500 में बेटर कर जाओगे, 500 में बेटर ना भी करो तो भी काम चल जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप रिलेट करोगे। स्कोरिंग +50 to +80 इनफैक्ट +100 इज़ मच ईजियर देन स्कोरिंग +30 to 50 इन ऑप्शनल। कैसे? वापस उन 3 क्वेश्चंस पे चलते हैं, मैं आपको आपके सामने आपकी नॉलेज से प्रूव कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू एक्सप्लेन मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज? ठीक है, मेंस आंसर बिल्डिंग अगर आपने कोर्स नहीं देखा है तो आपको ये क्वेश्चन शायद बिल्कुल फ्रेश होगा। अब ज़रा सोचना शुरू करो कि क्या लिखोगे। पॉज कर लेना वीडियो अगर आपको पॉज करना है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपका माइंड गया मिडिवल टेम्पल के एग्जाम्पल सोचने में? क्या आपका माइंड गया टेम्पल के नाम सोचने में? पहले तो यहीं पे रह लो, टेम्पल तक। क्या आपने स्कल्पचर वर्ड को नोट भी किया अपने आंसर लिखने से पहले, या आपने सोचते ही बिल्कुल अपना आंसर बनाना शुरू कर दिया कि टेम्पल टाउन के बारे में लिखूंगा, मार्केट इकोनॉमी के बारे में लिखूंगा, टैंक के बारे में लिखूंगा, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखूंगा? क्या आपने सोचा ऐसा? तो आप वहीं गलत हो गए। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर। क्या आप एग्जाम्पल सोचने गए थे कि मुझे स्कल्पचर नहीं आता यार, एग्जाम्पल नहीं पता कैसे होगा इस क्वेश्चन का आंसर? राइट, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर मुझे ये एक 10th पास इंसान को या किसी अनपढ़ इंसान को समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? मैं बताता हूँ यहाँ पे +4। आप बताना कमेंट करके कि क्या आप मुझे +4 दे दोगे। आप अपना आंसर लिख लो और फिर अब मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। बिल्कुल रॉ लेवल पे सोचते हैं कि मान लो जो स्कल्पचर मतलब क्या होता है? मूर्ति होती हैं, मूर्तियाँ हैं। कौन से टाइम की मूर्तियाँ? मिडिवल इंडियन टेम्पल की मूर्तियाँ, राइट। तो ये बात कर रहा है मिडिवल इंडियन टेम्पल की मूर्तियाँ ए उस टाइम की सोशल लाइफ बी को कैसे दिखाती हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन? बस इतना ही है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। पहला, मुझे कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन के बारे में, मैं बिल्कुल ही बस मिडिवल पढ़ी है या टेम्पल के बारे में पता है। एक चीज़, चलो मूर्तियों का आपने अगर वैसे भी टेम्पल देखा हो, कुछ मूर्तियाँ बड़ी होती हैं, कुछ मूर्तियाँ छोटी होती हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मूर्तियों के साइज़ को देख के हायरार्की या स्ट्रैटिफिकेशन, STRATI, स्ट्रैटिफिकेशन इन सोसाइटी, हम ये बता सकते हैं? यस, कुछ मूर्तियाँ बड़ी हैं तो मूर्तियों को देख के हम ये बता सकते हैं कि समाज में हायरार्की या स्ट्रैटिफिकेशन था। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे याद आ जाएगा कि किंग्स की स्टैच्यूज़ हैं या फिर गॉड की जो स्टैच्यूज़ हैं, राइट। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं और सोचूं जेंडर, मैं ये कह सकता हूँ सेफली कि वुमेन की मूर्तियाँ लेस देन मेल की मूर्तियाँ होंगी। आप मुझे गलत कह सकते हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ, कह सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? पॉइंट नंबर 2 मेरा
जेंडर डिस्पैरिटी उस टाइम पे रही होगी। क्या मैं ये पॉइंट कह सकता हूँ कि कुछ मूर्तियों ने ज्वेलरी यानी कि आभूषण पहने होंगे, कुछ मूर्तियों ने नहीं पहने होंगे। इसका मतलब क्लास डिवाइड था वहाँ पे, रिच वर्सेस पुअर थे। ठीक है, क्या इसके लिए आपको बताना है? देवी देवताओं की मूर्तियाँ बता दो, किसी की भी मूर्तियाँ बता दो। फिर चौथा पॉइंट, अगर मैं कहूँ कोई एक बड़ी मूर्ति है, उसके तो इर्द गिर्द चारों ऐसे 4-5 मूर्तियाँ, द्वारपाल वगैरह बैठे हैं, कोई गेट के बाहर है, गेट कीपर है, क्या आप इससे ये बता सकते हो कि अनटचेबिलिटी उस टाइम पर रही होगी? राइट। पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं कि चलो कपड़े की बात कर लेते हैं। किसी ने साधु के कपड़े पहने, किसी ने तलवार ली हुई है, किसी ने कुछ किया। क्या आप कह सकते हो कि चतुर्वर्णा कास्ट सिस्टम उस टाइम पर रहा होगा? कुछ मूर्तियाँ डांस भी कर रही होंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे समाज में आर्ट एंड कल्चर चलता होगा। नटराजा की स्कल्पचर है, बहुत सारे मिलेंगे। क्वेश्चन क्या था? 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन मीडिएवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज? उस टाइम के समाज में हायरार्की थी, स्ट्रेटिफिकेशन था, जेंडर डिस्पैरिटी थी, क्लास सिस्टम चलता था इंडिया में भी, गरीब अमीर का डिफरेंस था, और ज्वेलरी वगैरह दिख रही। ठीक है, अनटचेबिलिटी का सिस्टम भी हो सकता है, चतुर्वर्ण सिस्टम है, आर्ट एंड कल्चर अपने बूम पे थी। 6 पॉइंट्स मैंने लिख दिया। तो अगर मैं एग्जाम्पल याद करने पे जा रहा हूं तो मेरे नंबर नहीं आएंगे। आप बताना, मैंने ये 6 पॉइंट्स लिखे, इंट्रो गया तेल लेने, नो इंट्रो, नो कंक्लूजन, नो मैप, नथिंग, कोई डायग्राम, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई टेम्पल टाउन नहीं, कोई टैंक नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन को 3 मिनट सोच के 4 मिनट भी लिख दूं तो क्या ये पॉसिबल है? 4 मिनट तो मैंने यहाँ पे डिस्कशन भी नहीं किया। क्या ये पॉसिबल है कि मैं 4 मिनट में आंसर लिख दूंगा? आंसर इज यस। और अगर आपने एग्जाम्पल याद कर भी लिए मीडिएवल टेम्पल स्कल्पचर के तो क्या कर लोगे? कौन से उनसे आप उस टाइम की सोशल लाइफ बता दे रहे हो? एक क्वेश्चन में +4। और ये क्वेश्चन तो GS1 का 2022 का पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से आप पॉज करना क्वेश्चन के बाद। हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं पहले, दूसरा छोड़ देते हैं। इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर। बिलीव मी, जिनकी रैंक्स भी आई है ना, वो भी इन क्वेश्चन में बिल्कुल कतई गंद मचा के आए हैं। नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, ठीक है, लिखना शुरू करो। इंट्रो लिखो कि भक्ति लिटरेचर, भक्ति मूवमेंट ऐसा ऐसा था, ये था वो था, यहाँ इंडिया का मैप बना दिया। राइट, इतना बड़ा आपने इंट्रो लिख दिया। मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन, कि क्या आप ऐसा तो नहीं कि भक्ति लिटरेचर के बदले भक्ति मूवमेंट पे आंसर लिखने का सोच रहे हो? अगर हाँ तो नंबर तो वहीं चले गए। अब दूसरा, मैंने मैप वगैरह बना दिया। अब मान लो भक्ति मूवमेंट पे आप लिख रहे हो तो कुछ याद फिर भी आ जाएगा। भक्ति लिटरेचर, आपने रियल में कीवर्ड पकड़ लिया कि ये भक्ति लिटरेचर का नेचर पूछ रहा है। नेचर नेचर ऑफ व्हाट? भक्ति लिटरेचर। ठीक है, बस भक्ति लिटरेचर का नेचर बताना है। अब इशू ये है, आप क्या करोगे कि जो उस टाइम के कवि या कवियत्री या पोएट, ये राइटर्स हैं, उनके आप या तो नेम याद करने का सोचोगे, यही करोगे ना, यही सोच रहे होगे आप, या फिर आप उनकी बुक्स या फिर जो भी उनकी राइटिंग्स हैं उनके बारे में सोच रहे होगे। हो गया? पॉज करके थोड़ा आंसर सोचना, आगे हम इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ थोड़ा बेटर वे में। नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, मुझे कुछ नहीं पता भक्ति लिटरेचर कैसा था, क्या था। कुछ चीज़ें जो मेरी बिल्कुल नॉलेज से हैं, कोई एग्जाम्पल मुझे याद भी नहीं आ रहा है। पहला जो मुझे पता है कि ये लोकल लैंग्वेजेस में लिखा गया था, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखा गया था। इसका मतलब क्या है कि इसकी मास अपील या मास रीच रही होगी। पॉइंट नंबर 1। क्या ये पॉइंट गलत है? अगर सही है तो मुझे 0.5 या 1 नंबर दे देना, जो आपकी मर्जी है, मान लेते आप एग्जामिनर हो। दूसरा, मैं ये कहता हूँ, मेरे माइंड में जो आता है कि इसमें हर कास्ट के लोग थे, राइटर्स फ्रॉम एवरी कास्ट। इंक्लूसिव था। भक्ति लिटरेचर वो सोशली इंक्लूसिव, सोशल इश्यूज की बात करता था। फॉर एग्जाम्पल संत रविदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हर कास्ट के लोग थे। एग्जाम्पल याद आ गया? कंटेंट से एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल से कंटेंट पे नहीं जा रहा हूँ। क्या ये पॉइंट गलत है? नहीं है, सही है तो आप आधा या 1 नंबर दे सकते हो। अगला कुछ सोचता हूँ, कुछ बहुत ही अजीब सा। मान लो कि यहाँ पर एक तरफ चैतन्य महाप्रभु थे, इधर दादू दयाल थे, इधर मीराबाई थी, यहाँ नीचे अलवार नायनार थे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो वास्ट जोग्राफिकल स्प्रेड थी इसकी, पूरी कंट्री में फैला हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट में ये, ईस्ट में ये, नॉर्थ में। एग्जाम्पल मैंने बाद में लिखे, सोचा, बट कीवर्ड यहाँ से मिला। चौथा पॉइंट क्या है? भक्ति लिटरेचर का मैं बता रहा हूँ आपको। लिटरेचर में कौन आएगा? राइटर्स भी आएंगे, जो लिखने वाले लोग हैं, प्लस जो उनकी कृतियाँ हैं वो भी आएंगी। अगला, लिटरेचर
लिटरेचर को बनाने वाले वुमेन भी रही होंगी। अब तो हमने लास्ट पॉइंट में ही बात की थी कि मीराबाई का एग्जाम्पल दे लो यहाँ पे। पांचवा पॉइंट क्या है, भक्ति से अगर आपको याद आए, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, तो क्या ये भक्ति लिटरेचर लव, डिवोशन, समर्पण की बात करता है? क्या भक्ति लिटरेचर मूर्ति पूजा की बात करता है? क्या भक्ति लिटरेचर में गद्य या पद्य, प्रोज एंड पोइट्री लिखे गए हैं? यस, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। क्या भक्ति लिटरेचर रिलीजन पे आधारित है? यस, आधारित है। फॉर एग्जाम्पल रामचरितमानस अब तो लिख सकते हो। इससे मतलब इससे इजी एग्जाम्पल क्या मिलेगा आपको? भक्ति लिटरेचर में मलिक मोहम्मद जायसी भी थे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भक्ति लिटरेचर सेक्युलर था? भक्ति लिटरेचर ने बहुत सारी विधाओं को जन्म दिया, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तबला वगैरह अमीर खुसरो साहब के द्वारा उस टाइम पे ढूंढे गए। क्या मैंने इसमें कोई इंट्रो लिखा? क्या मैंने इसमें कोई कंक्लूजन लिखा? कुछ नहीं लिखा। तीसरा क्वेश्चन आपको सोचने के लिए मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ और उस पर सोचना। पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप क्या सोचोगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्या आप ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री की जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ इंडिया चैप्टर 2 या 3 जो कुछ आता है वो, उस पर सोच रहे हो? तो फिर हो सकता है आपको पॉइंट्स याद आएँ, पॉइंट्स ना याद आएँ। मैं एक काम करता हूँ, आपको ज्योग्राफी का सिलेबस आपको बता देता हूँ, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? ज्योग्राफिकल फैक्टर सॉइल होती है, ज्योग्राफिकल फैक्टर मॉइस्चर होता है, मतलब रेनफॉल होती है, ज्योग्राफिकल फैक्टर टेम्परेचर होता है, सॉइल के साथ में प्रोडक्टिविटी आएगी, एग्रीकल्चर आएगा, ज्योग्राफिकल फैक्टर में मिनरल्स आएंगे, ज्योग्राफिकल फैक्टर में हिमालयाज़ आएगा, फिजियोग्राफी आएगी, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आएगा रिलीफ आएगी, प्लेन्स, इस तरह से बहुत सारे सिलेबस में बेसिकली याद कर रहा हूँ। और क्या है, जहाँ सॉइल जहाँ सॉइल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा देखने को मिले। फॉर एग्जांपल आईवीसी, जहाँ रेनफॉल अच्छी थी, जो आपका ये बिहार और ये वाला एरिया है, ठीक है, टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वहाँ पे ज़्यादा सेटलमेंट देखने को मिले। मिनरल्स, वहाँ पे आप देखोगे साउथ में जैसे मिनरल्स हैं, वहाँ की कल्चर अलग है, नॉर्थ की कल्चर्स अलग है। आयरन हड़प्पा में, और आपको एग्जांपल अगर याद आ जाए तो बढ़िया, मुझे याद नहीं आ रहा है। मिनरल्स का है, हिमालयाज़ की वजह से क्या रोल रहा होगा, पासेस वगैरह, पासेस से लोग आ गए यहाँ पे, और हिमालयाज़ की वजह से ऊपर से कोल्ड वेव वगैरह नहीं आती थी, उसकी वजह से आपको एक स्टेबल डेवलपमेंट देखने को मिला। रिलीफ, प्लेन्स जो रिलीफ है वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती थी। इस तरह से बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो हम याद कर सकते हैं। लिख दो, सिलेबस ही तो याद करना है ज्योग्राफी का। क्वेश्चन ये है, जब मैंने अटेम्प्ट दिया था उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, 300 के ऊपर उसी अटेम्प्ट में नंबर है। क्वेश्चन पूछा, शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि जो रिफाइनरीज़ हैं वो मार्केट लोकेशन से दूर हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? लेक्चर लंबा होगा, अगर ज़िंदगी बचानी है तो 1 घंटा ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन ये पूछा है, मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का पर्सन हूँ, वेल प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने चुपचाप लिखा कि हाँ अच्छा ये पूछा है, रिफाइनरी के इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर लिख दिए। एग्जामिनर ने कितने नंबर दिए होंगे? मैंने लिखा है फैक्टर, उन्होंने पूछा था इम्प्लीकेशन, मैंने लिखा है फैक्टर, उन्होंने पूछा इम्प्लीकेशन। 0 बटा सन्नाटा सुना है, इसी को कहते हैं बेवकूफ़ी। ऐसे मैंने कम से कम 8 क्वेश्चन GS 1, 2, 3 में मिस किए हैं, राइट। तो क्या मैं अपनी ये बात अब जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि GS में 50 से 80 नंबर स्कोर करना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू 30 to 50 मार्क्स इन ऑप्शनल? उतना ही एफर्ट मार दोगे अगर आप GS में, तो हो सकता है 1000 को आप बहुत बढ़िया से यूज़ कर लो एंड +100 पहुँच जाओ। लोगों के GS में ना 500 के ऊपर भी नंबर आए हैं, 504 मैंने रिसेंटली देखे। सिनॉप्सिस की गाइडेंस सीरीज़ में जाके देखना, एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें गाइडेंस सीरीज़ में 4-5 साल से कैसे GS 1 में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कैसे GS 2 में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कैसे GS 3 में हो रहे हैं, कैसे GS 4 में हो रहे हैं। मेरी मार्कशीट आप कंपेयर करना, जो पेपर 1 में और पेपर 2 में ऑप्शनल में कुछ ऐसे मार्क्स है 150+ एंड 120 के आसपास, बहुत से टॉपर से मैच करते हुए मिल जाएंगे आपको सिमिलर मार्क्स। कैसे? ठीक है, तो आप ये समझो, जिस चीज़ पे हम काम कर लेते हैं, अगर GS 1, 2, 3 पे काम नहीं ही किया है, इसको आप साइड में छोड़ के जा रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। आप ये 1000 नंबर को छोड़ रहे हो। देखो GS 4 और ऐसे तो सबके हेजी, आप कोचिंग कर लो, कुछ कर लो, जब पेपर आते हैं सब रोते हैं।
तो GS4 और एसए ये तो कंपटीशन है ही नहीं, इनमें आपको गंदा नहीं करना है, बस इसमें मैक्सिमम आप यही कर सकते हो। कंपटीशन तो अगेन यही बचा है GS1 2 3, इसमें चलो मैं 4 को भी यहीं इंक्लूड कर लेता हूँ। GS के 1000 वर्सेस ये 500, या फिर GS1 2 3 के 750 वर्सेस यहाँ पर ऑप्शनल के 500। इस 500 में 220 लाना आसान है, मार्केट में कुछ भी पढ़ लो 220 आ जाएंगे। कोई ठीक ठाक कोचिंग का कंटेंट पढ़ लो 250 के आसपास पहुंच जाओगे, मेहनत कर लो 260 270 पहुंच जाओगे बस। 270 पे हालांकि लोग IAS बने हैं, ठीक है, मेरे जैसे भी हैं 270 पे बाहर बैठे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब आप 270 से ये सोचते हो कि मुझे 300 नंबर लाने हैं, उसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है मैं बताता हूँ। 2017 के अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा था स्यूडो वोल्केनिक फीचर, WD थॉर्नबरी बुक मैंने पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 19 तक शायद, चैप्टर नंबर 20 का नाम था स्यूडो वोल्केनिक फीचर। चैप्टर मुझे पता था कि ये चैप्टर है, बट मैंने कहा यार इस बुक से इतने पीछे तक कौन जाएगा। 6 साइकिल ऑफ इरोजन है, रिवर की है फ्लूवियल, देन ग्लेशियल, देन कास्ट, देन मैरीन, देन एक और हो गई विंड जिसे एओलियन कहते हैं। इसके बाद एक ही बचती है पेरीग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलता, सविंदर सिंह बुक में है, पढ़ लिया था मैंने। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लास्ट चीज़ें पूछेगा। अगर यूपीएससी को रिपीट करना है तो पहले 5 से पूछेगा, यूपीएससी को आपको सरप्राइज करना है, गंदा पेपर बनाना है तो वो लास्ट वाली पूछेगा। 3 बॉटम टोपोग्राफी हैं, इंडियन है, अटलांटिक है, पैसिफिक है। पैसिफिक तो 2017 में ही पहली बार पूछा है, तो अगर पूछना था तो ये सिलेबस में लिखी है, लेकिन बुक में आर्कटिक भी लिखी है। तो कल की डेट में क्या वो आर्कटिक से नहीं पूछ सकता क्वेश्चन? कहाँ तक जाओगे आप? ऑप्शनल में क्या लिमिट है? ऑप्शनल में बिल्कुल फैक्ट पता होने चाहिए। ये सब छोड़ दो कि इंटरेस्टिंग है, पढ़ लेंगे, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं होता है ये सब। एंड में रटना पड़ता है, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप कुछ भी हो। जीएस में ऐसा नहीं है। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। रटी हुई नॉलेज से अगर मैं कह दूँ ना कि ये बुक है, ये राइटर है, मान लेते कबीर दास ने शायद कबीर ग्रंथावली लिखी होगी, रहीम ने कुछ रत्नावली या दोहावली कुछ ऐसे लिखा होगा, मुझे तो याद नहीं एग्जाम्पल। मैं आपको ऐसे 10 ग्रंथों के नाम लिख देता हूँ एंड चैलेंज करता हूँ कि आप उनके नाम से आप इवेल्युएट कर दो भक्ति लिटरेचर नेचर। 1 नंबर भी ले आओ, 1 नंबर भी, तो आप समझ लेना कि आप बहुत बड़े बनने का हो। और ऐसे कहाँ कहाँ करोगे? GS 1 2 3 तो ऐसा ही है। तो अब एक जो डार्क लूप है, हाउ आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स एवरी टाइम, उससे मैं क्यों नहीं बाहर निकल पाया या लोग क्यों नहीं बाहर निकल पाते? बहुत रीज़न है, आप इसको समझो क्रोनोलॉजी में। ये लूप नहीं है, ये डार्क लूप है, डार्क अंधेरा। पहली चीज़, रिजल्ट जो आता है ना, सपोज हम ये मान लेते हैं ये प्री है, ये मेंस है, ये इंटरव्यू है, ये रिजल्ट है, ये अगला प्री है, ये साइकिल चल रही है, ठीक है। मोस्टली जो प्री में बाहर हो गए वो वेट करेंगे लगभग इस टाइम तक का, इंटरव्यू चल रहे हैं तब जाके बुक्स उठाते हैं। सपोज आप मेंस दे के आए थे, ठीक है, रिजल्ट डेट क्या है? प्री के जस्ट पहले, अभी तक जैसे इस साल का भी प्री आया नहीं है, 30-40 दिन पहले प्री आता है, तो उस टाइम पे आपको टॉपर स्टॉक देखनी है वगैरह वगैरह, राइट, पहले टाइम बचानी। दूसरा, आपकी जो मार्कशीट है, बेसिकली आप खुद को एसेस कैसे करोगे? मार्कशीट से। मार्कशीट और रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट आती है 15 से 20 दिन पहले प्रीलिम्स के, तो कोई टाइम है नहीं इंप्रूव करने का। तो आप प्रीलिम्स में अगेन उसी मेंस की प्रिपेयर्डनेस लेवल के साथ जा रहे हो जो लास्ट ईयर थी। हो सकता है आपने एफर्ट मारा हो GS 2 में एंड गंदा आपका था GS 3, ठीक है, या फिर उस साल आपने GS 3 बहुत बढ़िया किया था लेकिन एवरेज मार्किंग ही उस साल की GS 3 की 80 में 80s में रही हो। अब आप अगले साल GS 3 पे एफर्ट मार रहे हो और उस साल मान लो GS 4 की बहुत बढ़िया मार्किंग थी, आपने कहा GS 4 में तो बहुत अच्छे 120 नंबर आ गए, बट एक्चुअल में GS 4 में आपके जो रिलेटिव मार्क्स हैं कम है, GS 3 में 80 भी नंबर हैं, रिलेटिवली ज़्यादा है, आपने एफर्ट ही गलत जगह मार दिया, ठीक है। तो मार्कशीट देख के जो आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था वो तो आप कर नहीं पाओगे, कोई टाइम है नहीं इम्प्रूव करने का। फिर एक इशू ये है कि आपने कभी तमीज़ से मेंस के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं, लेकिन मास्टर हैं हम मेंस के, भाई मैं भी इसमें खुद को शामिल करूँगा, तो डेफिनेटली मैं हर बार प्री क्वालिफाई करूँगा, हर बार मेंस फेल करूँगा। मुझे इतनी ट्रिक्स आती हैं कि अगर मैंने सेकंड अटेम्प्ट 40-45 दिन में पढ़ के दिया है तो मैं निकाल लूँगा थर्ड अटेम्प्ट अगर मैंने 20-22 दिन में, ये 22 दिन और 44 दिन नंबर्स हैं, रियल नंबर हैं जितने मैंने पढ़ के रिवाइज करके दिया है,
तो फिर मैं निकाल लूँगा। यूपीएससी चाहे कुछ भी पूछ ले, डिफ़िकल्ट एग्जाम है, सबके लिए डिफ़िकल्ट है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, सबके लिए नहीं बन रहे, मुझे वो प्रेशर हैंडल करना आता है। मैं हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करूँगा, यही डार्क लूप है। मैं हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करूँगा, रिजल्ट का वेट करूँगा, मार्कशीट 15 दिन पहले आएगी। मेंस मेरा कभी प्रिपेयर है नहीं, बट प्रीलिम्स मेरा 5 से 7 नंबर से ही निकल रहा है, तो मैं हेजी हूँ, तो मेरा 1 मंथ प्री के बाद का वेस्ट होने वाला है। ये पूरी साइकिल मेरी जाने वाली है। और इसके अलावा प्री या मेंस के बाद के, सपोज आप प्री में फेल हो गए तो अगले प्री तक, या मेंस में फेल हो गए तो अगले प्री तक, जो ये टाइम है 3, 4 से 8 महीने तक का टाइम, वो मैं वेस्ट करने वाला हूँ, या फिर मैं कहीं कंटेंट डेवलपर की तरह एक जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ, या कॉपी इवैल्यूएटर बनने वाला हूँ, या टेस्ट सीरीज मेकर, मतलब अपना तो बेड़ा गर्क किया क्या, पूरी दुनिया का भट्टा बिठाने वाला हूँ। या फिर मेरा मेंस निकला और मेरे एटीट्यूड इश्यूज हैं इंटरव्यू में, तो ये मान के चलो आप इस डार्क लूप में फंसे रहोगे। यही सच्चाई है, यही कड़वा सच है। ये मुझे आपको बहुत सालों से बताना था, और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जाकर हर उस यूट्यूबर पे कमेंट करो, हर उस यूट्यूबर पे कमेंट करो जो ये कहता है हाउ आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स एवरी टाइम, 6 आउट ऑफ 6, 5 आउट ऑफ 5। वो दर्द क्या है, क्यों होता है, खुशी होनी चाहिए, रोना चाहिए। जब आप मेंस मार्कशीट में देखते हो कंट्रोल एफ में 0 आउट ऑफ 0, या मेंस निकल गया था इंटरव्यू के बाद फाइनल में 0 आउट ऑफ 0, या फिर रैंक जो आई आपकी 300 के आसपास आ गई, आपको फिर से प्री देना है। क्यों देना है? क्योंकि आप मेंस के लिए कभी प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपने GS 1, 2, 3 को छोड़ दिया था, आप ऑप्शनल के पीछे भाग गए थे, या फिर आप न्यू कंटेंट वर्सेस ओल्ड कंटेंट की डिबेट में पढ़े थे। पढ़ना तुम्हें शॉर्ट नोट्स ये लोगों के, या फिर आप न्यू लेक्चर वर्सेस ओल्ड लेक्चर, कि आपने तो सर हिस्ट्री के ओल्ड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, अभी तो हमें हिस्ट्री के न्यू लेक्चर चाहिए, इसमें पढ़े थे। या फिर जो मेरे सेकंड अटेम्प्ट में कहानी हुई थी, फोमो ऑफ आंसर राइटिंग या फोमो ऑफ मेंटरशिप। वेल प्रिपेयर्ड होने के बाद, लाइफ में थ्रू आउट टॉपर होने के बाद भी अगर एग्जाम से पहले हैंडशेक हो सकता है, मेरे ऐसे बंदे को हैंडशेक कहेंगे ना, क्या कहेंगे, हाथ कांपना, शिवरिंग, सॉरी, हैंडशेक तो हाथ मिलाना होता है, राइट। तो फिर आप समझो आम आदमी की क्या हालत होती होगी। हम तो जब रिएक्टर की क्रिटिकलिटी भी देखते हैं ना, कहीं फट गया तो, अभी न्यूक्लियर रिएक्टर अगर फट गया तो क्या होगा, या आप एक बड़े प्लांट में हो, जब आप रात में जाते हो प्लांट में, आपको लगता है कहीं यार गामा ना आ जाए या अल्फा, जब रियल में आपको समझ में आता है कि आप ऐसे प्लांट में काम कर रहे हो जहां पे अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपकी आने वाली जनरेशंस गलत पैदा हो सकती है। उस प्रेशर को हैंडल करने के बाद भी अगर ये सब चीज़ें हो सकती है, तो मार्केट में बहुत कम नॉलेज है। किसी ने आपको मेंस पढ़ाना बताया ही नहीं, मेंस की तैयारी करनी बताई नहीं है, राइट। तो आपको ये तो करना ही नहीं है, कंटेंट डेवलपर या कॉपी इवैल्यूएटर बन के दूसरे की नौकरी मत खाओ, इससे बेटर है कहीं जाके टाइपिंग की जॉब ज्वाइन कर लो, राइट। तो मेरा ये क्वेश्चन है, कैन यू टेक अ डिसीजन अभी इसी वक्त? अगर आपका जो रिजल्ट आया एंड आप मेंस रेडी नहीं हो, तो ये मान के चलो आप 5 आउट ऑफ 5 दे लो या 10 आउट ऑफ 10 दे लो, आप 11 साल लगा लो। आजकल एक फैशन चला है कि मैंने 11 साल 12 साल तैयारी की यूपीएससी की, फिर भी 10 नंबर से 12 नंबर से निकल गया, रह गया, रह जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपका 10-12 नंबर से रह गया, क्वेश्चन ये है कि आपका 100 नंबर से रह गया। 10-12 नंबर से रह के भी आप यहीं कहीं होते, आप फिर भी प्री देने ही जा रहे थे वापस से। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपकी 200, 300, 400 रैंक आ गई, आपकी 600 रैंक आ गई, नहीं। क्वेश्चन ये है कि आप 200 नंबर और लाने चाहते थे, वो नहीं आ पाए। तो कैन यू टेक अ डिसीजन? अगर आपका मेंस रेडी नहीं है और आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्कशीट आ गई है बट मुझे मेंस तैयार करने का टाइम नहीं है, प्रीलिम्स में निकाल लूंगा और टाइम है, तो क्या आप एक प्रीलिम्स स्किप कर सकते हो? एटलीस्ट अगर आपकी मेंस की मार्कशीट्स गंदी हैं लगातार और आप 4 आउट ऑफ 4 प्री निकाल चुके हो, क्वेश्चन आपको यही मिलेगा ना कि क्या 1 साल और मिलेगा, क्या घर वाले कुछ कहेंगे, क्या लोग कुछ कहेंगे, ईगो, अरे तेल लेने गए घर वाले, शादी हो जाएगी, सब कुछ होती रहेगी, आपकी ज़िंदगी आपका काम है। एक अटेम्प्ट आप छोड़ सकते हो। जब आप आज से 5 साल बाद एक क्वेश्चन खुद से पूछोगे ना कि मैंने 6 साल लगातार कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स दिए, क्या एक प्री स्किप करके तमीज़ से मेंस तैयार किया जा सकता था? आंसर है यस। बट उसके अलावा आपको मेंस आंसर राइटिंग बंद करनी पड़ेगी। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग बंद नहीं करते हो तो फिर आप उसी लूप में फंसे रहोगे, क्योंकि जब आपको ये मिडिवल टेम्पल स्कल्पचर का या भक्ति लिटरेचर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्कल्पचर वाले क्वेश्चन में से आप स्कल्पचर गायब कर दोगे, या भक्ति लिटरेचर वाले क्वेश्चन में भक्ति मूवमेंट का आंसर लिखाओगे, या फिर ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया भूल जाओगे, कुछ अजीब ही सोचने लगोगे। तो ये सब बवासीर कहते हैं, इसको बंद करो। इसका यही इलाज है, आंसर बिल्डिंग शुरू करो।
आई एम नॉट टेलिंग कि आप कोई पेड कोर्स लो सिनॉप्सिस का या किसी कोचिंग का। 4 रजिस्टर मोटे, ये मोटा लिखा है, ये पतला लिखा है, मोटे लिखे हैं। 4 रजिस्टर GS 1 2 3 4 के मेंटेन करो अलग अलग। एक रजिस्टर एसए के लिए मेंटेन करो। एसए इज नॉट अबाउट कोटेशन, GS4 इज नॉट अबाउट कोटेशन, ऑप्शनल इज नॉट अबाउट थिंकर्स, पॉइंट्स के बारे में है। सिनॉप्सिस के होम पेज पे अंडरस्टैंड ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, उसमें सोशियो पे मैंने अभी एक लेक्चर डाला है, जाके देखो। क्या आपको उस लेवल पे क्लैरिटी है? क्या आपसे मैं अगर पूछूं आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है एंड ह्यूमनिज्म एंड बिहेवियरलिज्म में क्या डिफरेंस होता है? 99% स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। बहुत माइन्यूट सा आंसर है, किसी बुक में ढंग से नहीं लिखा है। मैं आपको बता देता हूं क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। ह्यूमनिज्म वो है कि जो भी हम एक्शन लेते हो वहां पर सेंट्रल एजेंसी ह्यूमन है डिसीजन लेने वाली। बिहेवियरलिज्म ये है इन्वायरमेंट में या नेचर में जो कुछ भी है, नेचर के बेस पे हम एक इमेज बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मेंटल मैप, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। इसे आप वैसे समझ सकते हो, सपोज आप किसी पर्सन से मिलते हो, उसकी कुछ हम इमेज बनाते हैं, उसका परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन या इमेज के बेस पर हम उससे बात करते हैं। यह है बिहेवियरलिज्म। क्या आपको इतने सिंपल टर्म्स में पता है कि ह्यूमनिज्म क्या है, बिहेवियरलिज्म क्या है? तब तो आप करने वाले हो, अदरवाइज नहीं करने वाले हो। फिर इसके अलावा एक रजिस्टर एसए के लिए, 4 रजिस्टर मोटे, नॉट पतले, कम से कम 200-300 पेज। मोटे से मतलब ये, पतला मतलब 50-60 पेज भी चलेंगे। ऑप्शनल के 4 पार्ट होते हैं, पेपर 1A, पेपर 1B, 2A, 2B, 4, उनके लिए 4। और PYQs, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाना, फ्री रिसोर्सेज में जाके अनसॉल्व्ड PYQs, क्या आप हर रोज रात को सोने से पहले 30 मिनट मेंस के PYQs पढ़ सकते हो? क्या आप रात को हर रोज सोने से पहले दूसरे 30 मिनट ऑप्शनल के PYQs अनसॉल्व्ड पढ़ सकते हो? अगर हाँ तो आपके नंबर आ रहे हैं। बिलीव मी, विदाउट आंसर राइटिंग ऑप्शनल में 300 नंबर है। खूब भर भर के आंसर राइटिंग करने के बाद भी 1000 में से 350 नंबर है GS में। फिर स्टॉप गैदरिंग कंटेंट, स्टॉप कंपेयरिंग कंटेंट। गैदर करना फिर भी ठीक है, कंपेयर करने में क्या? मान लो अभी मैं शंकर की बुक पढ़ रहा हूँ, मैं PMF की पढ़ रहा हूँ, मैंने सिनॉप्सिस का ही मटेरियल ले लिया, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है। जब हम कंटेंट कंपेयर करते तो हमारा माइंड कॉन्टिन्यूसली चलता है कि यहाँ ये येलो वर्ड, ये कुछ और कीवर्ड लिखा है, यहाँ कुछ और कीवर्ड लिखा है। कॉन्टिन्यूसली ये कंपैरिजन चलता है। नहीं करना है, छोड़ दो, नहीं चाहिए। ऑप्शनल में 500 आउट ऑफ 500 नहीं आना चाहिए। मेरे 230 अटेम्प्ट करके 175 से ऊपर मार्क्स हैं, और 250 अटेम्प्ट करके 110 नंबर है, और 285 अटेम्प्ट करके GS3 में 80 नंबर है। और अगर इतने में भी आपको लगे कि डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो एक और डिसीजन कि क्या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को क्विट करने का डिसाइड कर सकते हो। क्यों? मैंने 3 आउट ऑफ 3 ही प्रीलिम्स निकाले, मैं 6 आउट ऑफ 6 भी निकाल सकता था। और मेरी तो कैटेगरी ओबीसी लगती है, मेरी हर बार ओबीसी कट ऑफ क्वालिफाई हुए। लेकिन जैसे मैंने बताया, जैसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जॉब में रिजर्वेशन नहीं है, तेल ले ले गया रिजर्वेशन, मुझे नहीं चाहिए। जनरल की कट ऑफ मेरी कभी नहीं निकली, राइट। तो मेरे पे तो स्कोप था 6 आउट ऑफ 6 निकालने का, लेकिन 6 आउट ऑफ 6 मेंस भी फिर मेरे पे वही कमेंट आते कि तुम्हारे जैसे लोग मेंस में फेल क्यों हो जाते हैं। आंसर यही है, क्योंकि मेंस पढ़ा नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं, मेंस का मार्केट नहीं है। क्विट यूपीएससी प्रिपरेशन 100%, कुछ बड़ा लूज नहीं कर दोगे, या फिर 2-3-4 साल, एटलीस्ट 1 साल के लिए तो आप छोड़ सकते हो। एटलीस्ट प्रीलिम्स मत दो और एक फेयर री अटेम्प्ट दो। एटलीस्ट क्विट करने से मतलब है क्विट रैट रेस। ये चूहा नहीं बनना है आपको, छोटा चूहा, बड़ा चूहा, छोटी चूहिया, ये नहीं बनना है। क्वेश्चन ये है कि आप अपने घर बार मत बेचो। ये बात 2000 रुपए की ऑनलाइन कोचिंग या 2 लाख रुपए की ऑफलाइन कोचिंग के बारे में नहीं है, यह आपकी लाइफ के बारे में है। आपकी लाइफ में 60 साल हैं, 60 में से 20 × 3 के अगर 3 फेज कर दिए तो आपने अपनी लाइफ का मेन फेज ही यूपीएससी में दे दिया। नहीं करना है। ये मान के चलो कि आप जितने साल यूपीएससी की तैयारी करोगे, योर टाइम इज आवर मनी। इंस्टीट्यूट्स का मनी है, आपका ईगो हमारा पैसा है, आपके रॉन्ग डिसीजंस हमारा पैसा है। बिलीव मी, आप कभी आईपीएस ऑफिसर बनके किसी भी पर्सन को जाके डंडे नहीं मार सकते हो। अगर 12th फेल मूवी ये बताती है कि जिस दिन मैं आईपीएस बन गया उस दिन मैं तेरा ट्रांसफर सबसे पहले करूंगा, भाई प्राइवेट कंपनी नहीं है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है। कितने चांसेस हैं कि आप आईपीएस बन जाओगे? बताता हूँ कैसे अथॉरिटी नहीं है। आप आईपीएस बन जाओगे, फिर आपके पास वहीं दिल्ली में मुखर्जी नगर में ही उसी पुलिस थाने में आपको कंट्रोल मिलेगा कि आप उस बंदे को निकाल दो। और किस रीज़न पे आप दोगे?
राइट। तो इन चीज़ों पे मत जाओ, जो ये सब हो रहा है ना, गैस लाइटिंग, ब्रेन वॉशिंग मत करो। जो पर्सन ये कहता है कि बाकी सब तो नौकरियां हैं, नौकरी तो एक ही है, वो पर्सन खुद भी वो नौकरी छोड़ के बैठा है, खुद भी दूसरी नौकरी कर रहा है, राइट। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या आपने मेहनत की है? 90% टाइम्स जब मैं ये जानना चाहता हूं, उन 3 क्वेश्चन से आप डिसाइड कर लो। अगर आप उन 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की है, आपको वापस से सोचना है। 10% ने मेहनत ज़रूर की है, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो क्या सच में वो मेहनत की है जो चाहिए? उसमें से 10 में से 1 या 2% ही कहेंगे यस वही सक्सेसफुल है, 8 या 9% कहेंगे नो वो फेल है। और जो ये सक्सेसफुल है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। कुछ लोगों ने बुक्स लिख दी है, कुछ लोगों ने कोचिंग्स खोल ली है, कुछ लोगों ने अपने स्टार्टअप चला दिए, कुछ लोगों ने बहुत तगड़े काम कर दिए रिसर्च में। तो आप ये समझो, एक टैग मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप, मुझे नहीं पता कितना वायरल होता है नहीं होता है, लेकिन अगर रियल में इस वीडियो में कुछ आपको समझ आया तो मैं ये हैशटैग आपसे चलाने की कोशिश ज़रूर कहूँगा कि आप इसको चलाओ। जितने आपको लगते हैं कि जो आर्मी हमने सिनॉप्सिस ने आर्मी ऑफ गाइडेंस आज तक क्रिएट की है, टॉपर स्टॉक में हाउ टू प्रिपेयर ये वो सारा कुछ, क्या आप फेलियर स्टॉक की? इस बार जब प्री का रिजल्ट यूपीएससी का रिजल्ट आए तो उस टाइम पे टॉपर स्टॉक के नीचे जाके क्या आप लिख सकते हो कि आपके फेलियर्स क्यों हैं? क्या आप अपने फेलियर्स बता सकते हो? सच में आपके फेलियर्स से हम क्या सीखे वो आप बता सकते हो। जिस दिन आप ये चीज़ कह दोगे, इस वीडियो का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। और जो वो कमेंट था, आगे से हमें वैसे कमेंट्स डिलीट नहीं करने पड़ेंगे। यही सच है, और ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत गट्स लगते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे और वट एवर डे। कमेंट में ज़रूर चाहूँगा इस वीडियो पे, आपको लगता है किसी से शेयर करना है तो ज़रूर शेयर करो।